सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। इतिहास में कोरोना महामारी के बाद जो सरकार ने सिलेबस में कुछ बदलाव किया है पाठ्यक्रम में, और ऐसी ही इसी के चलते इतिहास के पाठ्यक्रम में भी कुछ बदलाव हुआ है, जिसमें कुछ टॉपिक है आपके बदल गए हैं। तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके बनते हैं वो हमने इसमें लिए हैं और उसी के आधार पे इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये लघुत्रात्मक प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी है। तो हम समझते हैं उन लघुत्रात्मक प्रश्नों को। भारत पर तुर्क आक्रमण की पृष्ठभूमि समझाइए अथवा सुबुक्तगिन और उसके पुत्र महमूद गजनवी की भारत पर आक्रमण की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर बनता है इसका, देखिए कि उत्तर जो है उत्तर बनता है आपका इसका कि 8वीं शताब्दी में होने वाले अरब आक्रमणों के बाद भारत लगभग 2 शताब्दियों तक मुगल आक्रमणों से सुरक्षित रहा। मुगल आक्रमण या बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहा। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल आक्रमणों का सिलसिला एक बार फिर से प्रारंभ हुआ, किंतु इस बार आक्रमण अरबों के स्थान पर तुर्कों द्वारा किए गए थे। ये तुर्की लोग थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है वो था गजनी का शासक सुबुक्तगिन, और जिसने 977 में शासक बनने के बाद अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना या प्रसार करना प्रारंभ किया। इस समय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शाही वंश के योग्य राजा जयपाल का शासन था। लंबे संघर्ष के बाद धोखे और षड्यंत्र से सुबुक्तगिन विजयी तो रहा और उसने लमघान से पेशावर तक के भारतीय प्रदेशों के ऊपर अपना अधिकार भी कर लिया। 997 में सुबुक्तगिन की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्माइल और महमूद, जिसको गजनवी के नाम से जाना जाता है, वो क्रमशः गजनी के शासक बने। और महमूद जो था वो योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, याद रखने योग्य बात है आपके, जिसमें 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर उसका आक्रमण जो किया गया था वो काफ़ी भयंकर और काफ़ी कुख्यात माना जाता है। इसमें उसने जो है सोमनाथ मंदिर को तो लूटा ही लूटा था, इसके साथ ही जो है यहाँ पर असंख्य लोगों को, लगभग 50,000 की आबादी को मौत के घाट है वो उतार दिया था। प्रश्न नंबर 3 है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण का उल्लेख कीजिए। क्योंकि उपरोक्त जो प्रश्न आया उसी के आधार पर ये जानकारी देखिए कि महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ये उसका 16वां आक्रमण था और सबसे भयंकर आक्रमण था ये। महमूद के आक्रमण की सूचना सुनकर राजा भीमदेव, जो कि गुजरात के थे, अपने अनुयायियों सहित राजधानी छोड़कर भाग गया, किंतु सोमनाथ की साधारण जनता और पुजारी अपने स्थानों पर डटे रहे, क्योंकि उनका ये मानना था या उनका विश्वास था कि भगवान सोमनाथ यानी शिव है, वो उपस्थिति के कारण वे लोग पूर्णतः सुरक्षित हैं। यानी उनका ये मानना था, भगवान के ऊपर उनका अति विश्वास था, भरोसा था कि भगवान सोमनाथ है, उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि ये पवित्र भूमि सोमनाथ है और ऐसे में भगवान जहाँ मौजूद है वहाँ पे कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सोमनाथ के लोगों ने पहले तो आक्रमणकारियों का विरोध किया, परंतु बाद में जब आक्रमणकारी मंदिर में प्रवेश कर गए तो महमूद ने बिना किसी प्रतिरोध के नगर के ऊपर अधिकार भी कर लिया। महमूद ने स्वयं सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा, भगवान शिव की मूर्ति को उसने तोड़ा है सोमनाथ का, और 50,000 से अधिक स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उसने उतार दिया। उसके बाद उसने मूर्ति के टुकड़ों को गजनी, मक्का और मदीना भिजवाकर वहाँ की प्रमुख मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे डलवा दिया। उसने जो है मूर्ति के टुकड़े जो थे उसके मक्का, मदीना और जो है गजनी भिजवा दिया, ताकि वहाँ की जो मस्जिद है वहाँ की सीढ़ियाँ जहाँ पे लोगों के पाँव के नीचे वो आ सके, वहाँ पे उन्हें डलवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच शत्रुता का क्या कारण था, या प्रकाश डालिए। अथवा जो है जयचंद्र ने अपनी राजधानी में खुशियाँ क्यों मनाई, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, जयचंद्र करना है यहाँ पे,
कि जयचंद्र ने जो है अपनी राजधानी में खुशियाँ क्यों मनाई, स्पष्ट कीजिए। पृथ्वीराज के पूर्व में स्थित कन्नौज के गढ़वाल राज्य का शासक उस समय जयचंद्र था। दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर चौहानों और गढ़वालों के मध्य लगभग परंपरागत वैमनस्य यानी दुश्मनी जो है वो चलती आ रही थी। पृथ्वीराज दिग्विजय योजना को पूर्णता प्रदान करने के लिए कन्नौज को अपने राज्य में मिला देना चाहता था। वो भी पृथ्वीराज भी एक महत्वाकांक्षी शासक था और वहीं जयचंद है वो भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। दोनों ही दिल्ली को लेकर है जो है दुश्मनी रखते थे और पृथ्वीराज है वो कन्नौज में अपने राज्य उसके राज्य को मिला लेना चाहता था क्योंकि पृथ्वीराज ने दिग्विजय की नीति को अपनाया था। वहीं जयचंद्र भी अपनी उसकी होड़ में विजय योजना बना रहा था। इस कारण दोनों के बीच संघर्ष होना अवश्यंभावी था। पृथ्वीराज द्वारा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का बलपूर्वक अपहरण कर विवाह किया जाना दोनों शासकों के बीच संघर्ष का चरमोत्कर्ष था। इसका एक कारण संयोगिता का अपहरण और विवाह भी दोनों के मध्य दुश्मनी का कारण था। अपनी पुत्री के अपहरण से जयचंद्र पृथ्वीराज का पक्का शत्रु भी बन गया था और बदला लेने का अवसर भी ढूंढने लगा। एक प्रचलित मत के अनुसार उसने सहायता का आश्वासन देकर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था, यानी विदेशी को उसने आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया। पुरातन प्रबंध संग्रह के अनुसार गौरी के हाथों पृथ्वीराज की पराजय की खबर सुनकर जयचंद ने अपने राज्य में या राजधानी में खुशियां मनाई थी। पांचवा प्रश्न जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां पेज नंबर है इसका। ऐतिहासिक विवरणों के आलोक में संयोगिता प्रकरण की समीक्षा कीजिए। या फिर इसका प्रश्न है कि पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम के संबंध में विद्यमान साक्ष्यों में विरोधाभास है, इसकी ऊपर टिप्पणी लिखिए या विश्लेषण कीजिए। देखिए, चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि राजकवि थे पृथ्वीराज के और मित्र भी थे। उन्होंने रचना लिखी थी पृथ्वीराज रासो और उनकी इस रासो के अनुसार जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण पृथ्वीराज चौहान द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर उसके साथ विवाह करना था। कथानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री संयोगिता के बीच प्रेम था, किंतु जयचंद पृथ्वीराज के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के चलते अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह किसी अन्य राजा के साथ कर देना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने राजसूय यज्ञ के समय संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया और इस आयोजन में उसने पृथ्वीराज को छोड़कर सभी प्रमुख राजा महाराजाओं को उसने आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसकी मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर लगवा दी, यानी बाहर राज दरबार के बाहर है जो वॉचमैन होता है द्वारपाल, उसकी जगह उसकी मूर्ति भी लगवा दी। यानी पृथ्वीराज का घोर अपमान है वो जयचंद के द्वारा किया गया। स्वयंवर के समय जब सभी राजा महाराजा संयोगिता की वरमाला का इंतजार कर रहे थे, उस समय संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। इसी वक्त पृथ्वीराज अपनी सेना सहित घटनास्थल पर पहुंच गया और संयोगिता को उठाकर ले गया। जयचंद के सैनिकों से पृथ्वीराज को रोकने का प्रयास किया। जयचंद के सैनिकों ने पृथ्वीराज को रोकने का प्रयास भी किया, किंतु वे असफल रहे। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी और गौरी शंकर हीराचंद ओझा और विश्वेश्वर नाथ रेऊ जैसे जो बड़े इतिहासकार हैं, इन इतिहासकारों ने इसकी ऐतिहासिकता को मात्र प्रेमाख्यान कहकर अस्वीकार कर दिया, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक लिखी है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो संयोगिता की घटना को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के अकॉर्डिंग। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको उचित माना है या स्वीकार किया है इस तथ्य को। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच प्रारंभिक संघर्षों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए कि दोनों के मध्य क्यों बार बार जो है संघर्ष हुए। गजनी का गवर्नर नियुक्त होने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने गुजरात, सियालकोट और लाहौर के युद्धों में भी विजय हासिल कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। राजस्थानी स्रोतों के अनुसार इस दौरान उसकी पृथ्वीराज चौहान के साथ अनेक बार लड़ाइयाँ हुई और हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज रासो में 21 बार तथा हमीर महाकाव्य में 7 बार गौरी पर पृथ्वीराज की विजयों का दावा भी किया गया है। दोनों के बीच 2 निर्णायक महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिसमें 1191 ईस्वी में लाहौर से रवाना होकर मोहम्मद गौरी तबर हिंद नामक स्थान पर अधिकार करते हुए तराइन
तक पहुंच गया। यहाँ दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज ने अपनी बर्छी के वार से मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। बर्थी नहीं है यहाँ पर, आप इसको बर्छी कर दीजिए। बर्छी यानी छोटी तलवार होती है। बर्छी के वार से मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। घायल गौरी अपनी सेना सहित गजनी भाग गया। पृथ्वीराज ने तबर हिंद के ऊपर अधिकार कर लिया। काजी जियाउद्दीन को भी पृथ्वीराज ने बंदी बना लिया, लेकिन बाद में उसे एक बड़ी धनराशि के बदले रिहा कर दिया गया। फिर है तराइन के द्वितीय युद्ध का वर्णन कीजिए। इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हो गई थी। 1191 ईस्वी में, एक वर्ष बाद, मोहम्मद गौरी सेना सहित पुनः तराइन के मैदान में आ धमका। पृथ्वीराज भी मुकाबला करने मैदान में आ गया, किंतु गौरी ने शत्रु को संधि वार्ता के झांसे में फंसा लिया और चौहान सेना कई दिनों तक संधि वार्ता में व्यस्त रही। पृथ्वीराज चौहान आमोद प्रमोद में डूबा रहा और इसका फायदा उठाकर गौरी ने एक रात्रि अचानक से राजपूत सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। राजपूत सेना इस अप्रत्याशित आक्रमण को झेल नहीं पाई और पराजित हो गई। पराजित पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान के ऊपर बंदी बना लिया गया और बंदी पृथ्वीराज को गौरी अपने साथ गजनी ले गया, जहाँ शब्द भेदी बाण के प्रदर्शन के समय पृथ्वीराज ने गौरी को मार डाला। यानी ध्वनि के आधार पर पृथ्वीराज ने तीर चलाकर गौरी को मार डाला। हसन निजामी ने इसके विपरीत पृथ्वीराज के मारे जाने की पुष्टि की है। अब यहाँ पर अलग अलग है इतिहासकार। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण वो चलाने में निपुण थे और उन्होंने गौरी को मार डाला। वही कुछ इतिहासकार हसन निजामी जैसे ये कहते हैं कि पृथ्वीराज की मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज के विजय के कारणों की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, गलती से मैंने विजय बोल दिया। पराजय के कारणों की समीक्षा कीजिए। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण, एक तो विजेता होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान में दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव था। उसे अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं किए और उसने उनके साथ युद्ध करके शत्रुता भी मोल ले ली थी पड़ोसियों से भी। इस कारण मोहम्मद गौरी के विरुद्ध संघर्ष में उसे कोई सहयोग नहीं मिला किसी का भी। 1178 में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण किया था, उस समय पृथ्वीराज ने गुजरात की कोई सहायता न करके एक भूल कर दी और जब आज पृथ्वीराज को जरूरत थी तो उसकी भी सहायता किसी ने नहीं की। अन्यथा अगर वो इन शासकों से कहीं मेल जोल रखता तो शायद जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के ऊपर आक्रमण किया था उस समय पृथ्वीराज अकेला नहीं होता। तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होकर भागती तुर्क सेना पर आक्रमण न करना भी उसकी एक भयंकर भूल सिद्ध हुई। यदि उस समय शत्रु सेना पर प्रबल आक्रमण करता तो मोहम्मद गौरी भारत पर पुनः आक्रमण करने के बारे में कभी नहीं सोचता। संयोगिता के साथ विवाह करने के बाद उसने राजकार्यों की उपेक्षा कर अपना जीवन विलासिता में व्यतीत करना भी प्रारंभ कर दिया था। तो ये भी एक कारण है, वो पृथ्वीराज के लिए पराजय के कारणों में से आता है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन कीजिए। पृथ्वीराज एक वीर साहसी शासक था। अपने शासनकाल के प्रारंभ से ही वह युद्ध करता रहा और जो अच्छे सैनिक और सेनाध्यक्ष होने को प्रमाणित करता है, यानी युद्ध कला में कौशल में वो प्रवीण थे। अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त कर दल पंगुल यानी विश्व विजेता की उपाधि भी धारण की थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा छल कपट का सहारा लेने से पूर्व वह किसी भी लड़ाई में नहीं हारा था। एक विजेता के साथ साथ वह विद्यानुरागी था। उनके अंदर कई गुण थे। उसके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे, जिसमें विद्यापति गौड़ वागीश्वर, जनार्दन, जयानक, विश्वरूप, आशाधर आदि प्रमुख थे। चंद्रवरदाई उसका राजकवि था, जिसका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रमुख महानतम महाकाव्य माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण के क्या कारण थे, प्रश्न है आपका। तो या फिर कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया। अलाउद्दीन खिलजी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण के निम्नलिखित 4 कारण देखते हैं। पहला है, रणथंबोर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, यानी युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन इस अभेद्य दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था और राजपूतों पर भी अपनी धाक वो जमाना चाहता था। बहुत ही मजबूत दुर्ग था रणथंबोर का, तो अलाउद्दीन की दृष्टि इसके ऊपर थी। रणथंबोर दिल्ली के काफ़ी निकट था। चौहान की
बढ़ती हुई शक्ति को वह सहन नहीं कर सकता था, जिसके कारण भी वो रणथंभौर को जीत लेना चाहता था। फिर है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला भी वो लेना चाहता था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने पूर्व में भी 2-3 बार आक्रमण किए थे, 2 बार, लेकिन उसे पराजय का सामना करना पड़ा था, तो इसका बदला भी लेना चाहता था। चौथा, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। रणथंभौर पर आक्रमण करना इस नीति का परिणाम था कि वो अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरणागत की रक्षा, ये प्रश्न है आपका, रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण का कारण बना। इस कथन की समीक्षा कीजिए। राजा हमीर, जिन्होंने केहबरू और माहिम शाह, जो कि मीर मोहम्मद शाह जिसको नाम से जाना जाता है, उसको अपने यहाँ शरण दी थी, और इसके चलते रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण भी किया, और लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत जो है हमीरदेव ने शरणागत की रक्षा का जो है नियम अपनाया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और इसके कारण उसे रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण का कारण भी बना। नैन चंद्र सूरी की रचना हमीर महाकाव्य के अनुसार रणथंभौर पर आक्रमण का कारण यहाँ के शासक हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरोधी सेनापति मीर मोहम्मद शाह को शरण देना, उसके साथ केहबरू भी था, केहबरू, ठीक है, को शरण देना। मुस्लिम इतिहासकार इसामी ने भी अपने विवरण में इस कारण की पुष्टि की है। उसने लिखा है कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापतियों उलुग खां व नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। गुजरात विजय के बाद जब वह सेना वापस लौट रही थी, तो जालोर के पास लूट के माल के बंटवारे को लेकर प्रश्न पर नव मुसलमान, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय भारत में बस चुके वे मंगोल, जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, विद्रोह कर दिया। यद्यपि विद्रोहियों को बर्बरता के साथ दमन कर लिया गया, किंतु उनमें से मोहम्मद शाह और उसका भाई केहबरू भागकर रणथंभौर के शासक हमीर के पास पहुंचे और सफल हो गए। हमीर ने न केवल उन्हें शरण दी, अपितु मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर भी दी। चंद्रशेखर की रचना हमीर हट के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम से मीर मोहम्मद शाह को प्रेम हो गया था, और उन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को समय रहते इस षड्यंत्र की जानकारी, दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ है वो षड्यंत्र किया कि मार डालने का, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को समय रहते इस षड्यंत्र की जानकारी मिल गई, जिसके कारण मीर मोहम्मद शाह को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, किंतु वह भागकर हमीर की शरण में पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से इन विद्रोहियों को सौंप देने की मांग की गई। जब इस मांग को हमीर द्वारा ठुकरा दिया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर किस प्रकार अधिकार किया गया। अधिकार कैसे किया गया, देखिए। उलुग खां की असफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर पहुंचा। अमीर खुसरो ने अपनी रचना है खजाइन उल फुतूह में इस अभियान में आंखों देखा हाल का वर्णन है वो किया है, और लिखा है कि सुल्तान ने इस आक्रमण में पाशेब, मगरबी और अदा की सहायता ली। ये सब आधुनिक उस समय के हथियार थे, और उन हथियारों या उपकरणों की सहायता ली। काफ़ी प्रयासों के बाद भी जब अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग को जीतने में असफल रहा, तो उसने छल और कूटनीति का आश्रय लेते हुए हमीर के पास संधि प्रस्ताव भेजा। हमीर द्वारा संधि प्रस्ताव भेजा, और हमीर द्वारा संधि के लिए अपने सेनापति रतिपाल को भेजा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल और उसकी सहायता से हमीर एक अन्य सेनापति रणमल को रणथंभौर दुर्ग का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया, कि उन दोनों को पैसा दिया, और उन दोनों को, रणमल और रतिपाल को, उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया। चौहान रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया गया है। अलाउद्दीन ने हमीर के एक अधिकारी को अपनी तरफ मिलाकर दुर्ग में स्थित खाद्य सामग्री को दूषित करवा दिया, उसमें जहर मिलवा दिया। इससे दुर्ग में खाद्यान्न सामग्री का भयंकर संकट हो गया। अमीर खुसरो ने इस संबंध में लिखा है कि सोने के 2 दानों के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सब में जहर होने के कारण जो है अन्न बहुत ही महंगा हो गया था, यानी खाने के लिए अन्न नहीं था, लेकिन फिर भी, और ऐसे में राजपूतों के लिए संकट की घड़ी है वो पैदा हो गई थी। खाद्यान्न के अभाव में हमीर को दुर्ग के बाहर निकलना पड़ा, किंतु रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। युद्ध के दौरान हमीर लड़ता हुआ मारा गया, और उसकी रानी रंगदेवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने
जौहर किया। ये रणथंभौर का प्रथम शाका भी कहा जाता है। जोधराज की रचना हमीर रासों के अनुसार इस जौहर में मोहम्मद शाह की स्त्रियां भी रंगदेवी के साथ चिता में जलकर भस्म हो गई। कुछ स्थानों पर उल्लेख है कि रंगदेवी ने किले में स्थित है जो पद्मला तालाब था, उस तालाब के अंदर जो है जल जौहर कर लिया था। इस प्रकार 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर अपना अधिकार है वो कर लिया। प्रश्न अगला कि हमीर देव का मूल्यांकन कीजिए। हमीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 में हमीर हमेशा विजयी रहा। बार बार के प्रयासों के बावजूद भी जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार न कर पाना हमीर की शूरवीरता, सैनिक योग्यता का स्पष्ट प्रमाण है। ये वीर योद्धा ही नहीं अपितु एक उदार शासक भी था। विद्वानों के प्रति हमीर की बड़ी श्रद्धा थी। विजयादित्य उसका सम्मानित दरबारी जो कवि था, राघव देव इनका गुरु था। कोटि यज्ञ के संपादन के द्वारा उसने अपनी धर्मनिष्ठा का परिचय भी दिया और हमीर अपने वचन और शरणागत की रक्षा के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने अपनी शरण में आए हुए अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को न लौटाने का हठ कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा ही अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण का कारण था, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर बनता है कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के शासक रत्न सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करना चाहता था, जिसका नाम था पद्मिनी। उसने रत्न सिंह को संदेश भिजवाया कि वह सर्वनाश से बचना चाहता है तो अपनी पत्नी पद्मिनी को शाही हरम में भेज दे। रत्न सिंह द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। शेरशाह सूरी के समय 1540 ईस्वी में लगभग लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, जिसका नाम है पद्मावत, के अनुसार इस आक्रमण का कारण पद्मिनी को प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ और गुजरात के संबंधों के बारे में बताइए या उल्लेख कीजिए। कुंभा के समय गुजरात की व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी और वहाँ के शासक अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए लालायित थे। मालवा मेवाड़ के बीच चलने वाले संघर्ष तथा सिरोही व गुजरात की राजनीतिक स्थिति ने मेवाड़ गुजरात के संघर्ष को आवश्यक बना दिया। 1456 ईस्वी में फिरोज खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शम्स खां नागौर का नया स्वामी बना, किंतु फिरोज के छोटे भाई मुहाजिद खान ने शम्स खां को पराजित कर नागौर पर अपना अधिकार कर लिया। शम्स खां ने महाराणा कुंभा की सहायता से नागौर पर पुनः अधिकार कर लिया, किंतु शीघ्र ही उसने कुंभा की शर्त के विपरीत नागौर किले की मरम्मत करवानी प्रारंभ कर दी। नाराज कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चित्तौड़ विजय स्तंभ के बारे में आप क्या जानते हैं। चित्तौड़ दुर्ग के भीतर स्थित 9 मंजिले और 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में करवाया था। इसका निर्माण प्रधान शिल्पी जैता और उसके 3 पुत्रों, जिसमें नाम आता है नापा, पोमा और पुंजा, की देखरेख में हुआ। अनेक हिंदू देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं उत्कीर्ण होने के कारण विजय स्तंभ को पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना भी कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय तथा डॉक्टर जो है ओझा ने पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोश की संज्ञा है इसे दी है। बाबर द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर द्वारा सांगा पर आक्रमण करना 2 महत्वाकांक्षाओं का टकराव था, स्पष्ट कीजिए। बाबर जो कि मुगल संस्थापक माना जाता है। बाबर भी इब्राहिम लोदी पर विजय के बाद सांगा ने सोचा इब्राहिम लोदी की विजय के बाद सांगा ने सोचा कि वह अपने पूर्वज तैमूर तथा अन्य आक्रमणकारियों को भली भांति माल लूटकर वापस चला जाएगा। बाबर ने, ये आपका थोड़ा सा लाइन गलत है, देखिए बाबर यहाँ पे न कीजिए। बाबर ने सोचा था कि वो चला जाएगा, किंतु ये उसका भ्रम था। बाबर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। हिंदू प्रमुख सांगा को पराजित किए बिना ऐसा संभव नहीं था। दोनों का उत्तरी भारत में एक साथ बने रहना ठीक वैसा ही था जैसे एक म्यान में 2 तलवारें। इस प्रकार दोनों की, बाबर और महाराणा सांगा
महत्वाकांक्षाओं का टकराव ही आक्रमण के प्रमुख कारण थे। दोनों ही महत्वाकांक्षी थे और दोनों ही भारत में अपना अधिकार करना चाहते थे और यही वजह रही कि दोनों में टकराव हुआ। खानवा युद्ध के परिणामों का उल्लेख कीजिए। खानवा युद्ध देखिए बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ है। भगत इसमें पराजय के जो है परिणाम मांगे गए हैं, तो यहाँ भगत को आप भारत कीजिए। भारत में राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत हो गया। राजपूतों का वह प्रताप, वो सूर्य जो भारत में गगन के उच्च स्थान पर पहुंचकर लोगों में चकाचौंध उत्पन्न कर रहा था, अब अस्तांचल की ओर खिसकने लगा था। मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति के कारण निर्मित राजपूत संगठन इस पराजय के साथ ही समाप्त हो गया। भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। और बाबर स्थिर रूप से भारत का बादशाह बन गया। शासक बनने के बाद रावचंद्र सेन ने आंतरिक विद्रोह का दमन किस प्रकार किया? जोधपुर का शासक था रावचंद्र सेन, राव मालदेव का पुत्र, छोटा पुत्र। शासक बनने के कुछ समय बाद रावचंद्र सेन ने आवेश में आकर अपने एक चाकर की यानी नौकर या सेवक की हत्या कर दी। इसे जैतमाल और उससे मेल रखने वाले कुछ अन्य सरदार हैं वो अप्रसन्न हो गए। नाराज सरदारों ने चंद्रसेन को दंडित करने के लिए उसके भाइयों राम, उदय सिंह और जयमल के साथ गठबंधन कर उन्हें आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। राम ने सोजत और रायमल में दूंदाड़ा प्रांत में जो है उपद्रव शुरू कर दिया तथा उदय सिंह ने गांगाणी और बावड़ी के ऊपर अधिकार कर लिया। सूचना मिलते ही चंद्रसेन ने इन उपद्रवों को शांत करने के लिए अपनी सेना भेजी, जिससे राम और रायमल तो अपनी अपनी जागीरों में लौट गए, किंतु उदय सिंह ने लोहावट नामक स्थान के ऊपर संघर्ष किया। इस युद्ध में उदय सिंह ने लोहावट नामक संघर्ष जो किया था, इस युद्ध में उदय सिंह घायल हुआ और चंद्रसेन विजयी रहा। रावचंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है? प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। रावचंद्रसेन अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र शासक था, प्रकृति का शासक था। उसके भाई शाही सत्ता का सुख भोगते रहे, वही वह अपने रत्न और आभूषण बेचकर गुजारा उसे चलाना पड़ा। उसे जो है बार बार आक्रमणों के कारण जंगल में मारा मारा भी फिरना पड़ा। चंद्रसेन ने जोधपुर राज्य को छोड़कर रात दिन पहाड़ में घूमना, मुगल सेना से लड़ते रहना अंगीकार कर लिया, किंतु अधीनता स्वीकार नहीं की। ये एक ऐसा शासक था जिससे स्वतंत्रता प्यारी थी और उसने मुगलों से लड़ना स्वीकार किया, लेकिन फिर भी उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। संघर्ष की जो शुरुआत चंद्रसेन ने की थी, उसी राह पर आगे चलकर महाराणा प्रताप ने बड़ा नाम कमाया और इस कारण चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी यानी आगेवान और मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, जिसने महाराणा प्रताप के समान ही संघर्ष किया था। महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है। महाराणा की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला कि वे कभी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। निहत्था यानी जिसके हाथ में हथियार न हो। उन्होंने कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करने का प्रण ले रखा था। वे सदैव दो तलवारें रखते थे, एक तलवार दुश्मन को देने के लिए भी रखते थे, यानी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी तो वो एक तलवार दुश्मन को देते थे और फिर उनके दोनों के मध्य टकराव होता था। दूसरा कि मेवाड़ का राज चिन्ह सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। एक तरफ क्षत्रिय और एक तरफ भील योद्धा है। सर्व समाज संभाव का सूचक इसे माना जाता है। महाराणा प्रताप सभी के लिए प्रिय थे, सब लोग उनके लिए प्राण देने के लिए तैयार रहते थे। धर्मरक्षक और राज चिन्ह की सदैव रक्षा की उसकी मान्यता थी कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, की जो दृढ़ राखे कि जो धर्म के लिए अपने आप को निछावर कर दे, उसके साथ ईश्वर हमेशा खड़ा है, कि उसको ईश्वर सुरक्षित रखता है। दुर्गादास राठौड़ का मूल्यांकन कीजिए। दुर्गादास राठौड़ जिन्होंने जोधपुर राजघराने को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह और जो है दल थम्मन को बचाया था। देखिए क्या है दुर्गादास राठौड़ का मूल्यांकन। शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध के दौरान दुर्गादास ने महाराजा जसवंत सिंह के साथ धर्मत के युद्ध में भाग लिया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो भाग लिया। वे एक वीर योद्धा थे। कहा जाता है कि दुर्गादास राठौड़ ने एक के बाद एक 4 घोड़ों की सवारी की धर्मत के युद्ध में, और जब चारों एक के बाद एक एक कर मारे गए तो अंत में वो 5वें घोड़े पर सवार हुआ, लेकिन 5वां घोड़ा भी मारा गया। तब तक न केवल उनके सारे हथियार टूट चुके थे, बल्कि उनका शरीर भी बुरी तरह से जख्मी या घायल हो चुका था।
अंततः वह रणभूमि में गिर पड़ा। ऐसा लगता था कि जैसे एक और भीष्म सैया पर लेटा हुआ हो, कि जैसे महाभारत के बाद दूसरा भीष्म कौन है, दुर्गादास को कहा गया, जैसे सरसैया पर लेटा हुआ। उनकी वीरता और गुणों के आधार पर कर्नाटाड़ ने उसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है, जो कि रोम का एक प्रसिद्ध नायक था। नायक अर्थात योद्धा था वो, यूलिसेस नाम था, जिससे युद्धों में विजय प्राप्त की थी। तो कर्नाटाड़ ने उसकी तुलना, दुर्गादास की तुलना है वो नायक यूलिसेस के से की है। शुभ समय का नायक है यूलिसेस को कहा जाता है। शिवाजी हिंदू स्वराज्य के समर्थक थे। स्पष्ट कीजिए। हिंदू स्वराज्य, हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। शिवाजी के उद्देश्य से संपूर्ण भारत में हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता दिलाना था। पहला पॉइंट ही आ जाता है इसमें। विचारशील और क्रियाशील मराठों ने उनके विचारों को इस संदर्भ में समझा। शिवाजी द्वारा चौथ और स्वदेशमुखी करों की वसूली संपूर्ण भारत में राज्य विस्तार के ही साधन थे, कि वो 2 प्रकार के कर भी वसूल करते थे जिन जिन राज्यों के ऊपर मराठा अधिकार थे। शिवाजी ने आगरा जाने का उद्देश्य अपनी आंखों से उत्तर भारत की दशा को देखना था और ये जानना भी था कि क्या उत्तर भारत मुगल साम्राज्य के पंजे से मुक्त होने के लिए तैयार है। यानी उन परिस्थितियों को जानना चाहते थे कि उत्तर भारत की सिचुएशन या कंडीशन क्या है, उसी के चलते वो आगे फैसले लेने चाहते थे। मुगलों से युद्ध करते समय शिवाजी ने राजपूत राजाओं के से संघर्ष के स्थान पर मेल झोल की नीति है उन्होंने अपनाई थी। जसवंत सिंह के साथ भी उन्होंने मेल झोल की नीति अपनाई थी, और उसके साथ जो है मिर्जा राजा जय सिंह जो कि जयपुर के थे, उनके साथ भी उन्होंने मेलझोल की नीति अपनाई थी। तो राजपूतों से उन्होंने दुश्मनी नहीं ली थी, और इस प्रकार शिवाजी हिंदू स्वराज्य के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीर बख्शी, हुसैन अली और शाहू के मध्य संधि की प्रमुख बातें क्या थी। मीर बख्शी हुसैन अली जो सैयद बंधु था और जिन्हें दिल्ली के अंदर शासक या बादशाह बनाने वाला कहा जाता था, और शाहू जो कि मराठा शासक था, उसने औरंगजेब के विरुद्ध इन दोनों ने मिलकर संधि की थी। उसकी प्रमुख बातें क्या थी, देखिए उत्तर। मुगलों द्वारा शाहू को वे सारे प्रदेश लौटा दिए जाएंगे जो शिवाजी के स्वराज के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार कि उन सारे प्रदेशों को दे दिया जाएगा जो शिवाजी के समय स्वराज के नाम से जाने जाते थे। शाहू को वो सारे प्रदेश जो मुगलों ने हथिया लिए थे वो दे दिए जाएंगे। इसके अलावा खानदेश, बरार, गोंडवाना और हैदराबाद और कर्नाटक के मराठों द्वारा हाल ही में जीते गए प्रदेश भी उनको दे दिया जाएगा। मराठों को दक्कन के 6 प्रांतों में चौथ और स्वदेशमुखी नामक कर वसूलने का अधिकार भी जो है इस संधि के अनुसार दे दिया गया। चौथ के बदले 15,000 मराठा सैनिक मुगल सम्राट की सेवा में रहेंगे, यानी जिनको वो शासक बनाएंगे, जो हुसैन कुली खां या ये सैयद बंधु, उसके अकॉर्डिंग जो मुगल शासक बनेगा उसमें से मराठों के 15,000 सैनिक उनकी सेवा में रहेंगे। फिर दिल्ली में नज़रबंद शाहू की माता यशुबाई और पत्नी सहित मराठा राज परिवार के सदस्यों को वापस मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें मराठा साम्राज्य में भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंगी शिवगांव की जो है संधि क्या थी। ये एक संधि थी, इसकी शर्तें क्या थी, ठीक है। जो कि मुंगी शिवगांव की संधि है वो निजाम के मध्य हुई थी और मराठा पेशवा के मध्य हुई थी। देखिए, मार्च 1728 में औरंगाबाद के पास पालखेड़ नामक स्थान पर पेशवा ने निजाम की सेनाओं को पराजित किया और उससे मुंगी शिवगांव की संधि करने हेतु बाध्य किया। और इस संधि की शर्तें थी, पहला कि निजाम ने संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर उसे पन्हाला भेजना स्वीकार कर दिया। उससे पूर्व निजाम ने संभाजी को है वो मराठा मुखिया है वो घोषित किया था, लेकिन इस में हारने के बाद संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसने छोड़ दी और पन्हाला जो स्थान है वहाँ पे उन्हें भेजना स्वीकार कर लिया। छीने गए मराठा प्रदेश और मराठा कैदियों को छोड़ देने का निर्णय भी इस संधि के अंदर लिया गया। 1719 की संधि के अनुसार शाहू को चौथ और स्वदेशमुखी कर की वसूली का अधिकार भी निजाम ने मान लिया। तो ये थी मुंगी शिवगांव की संधि और उसकी शर्तें। तो ये था आज जो हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जो है लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट थे उनको हमने समझा। आशा करती हूँ आपको भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।